में एसेट बढ़ा दिया और रेवेन्यू बढ़ा दिया, रिसीवर आइटम का रिसीवर आइटम बढ़ा दिया, तो प्रिंसिपल लाइन बोल जी। अब अगेन एक सेगमेंट में रेवेन्यू ज्यादा है, एक सेगमेंट में बिजनेस ज्यादा है, और जिधर वो रेवेन्यू ज्यादा है वहां एसेट कम है, और जहां एसेट ज्यादा है वहां रेवेन्यू कम है। क्या रूल था? सब्सटैंशियल एसेट या रेवेन्यू, विच एवर इज हायर, इन दो में से जो हायर होगा उसके हिसाब से हम रैंकिंग कर लेंगे। इन दो में से हायर कौन सा, यानी आपके एसेट्स ए बिजनेस में हाई है और बी बिजनेस में रेवेन्यू हाई है। अब इस रेवेन्यू और एसेट को भी आपस में कंपेयर करेंगे, इनमें से बड़ी वैल्यू क्या है, वो उस बेंचमार्क के मुताबिक डिवीजन हो जाएगी। ऑल्दो इसमें एक छोटा सा मतलब इंटरप्रिटेशनल एक एस्पेक्ट है, लेकिन मैं आपको क्यों कंफ्यूज करूं, इसके अंदर एक और डेप्थ लेवल की भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन वो हमारे स्कोप से काफी बाहर है। यहाँ एक भाई को सवाल कर रहे थे जी, ये कह रहे थे कि जो पास पेपर्स वाली वीडियोस हैं उसमें क्या वो होगा, क्या उसमें रिसेंट सवाल आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा जी वो तो एक सेशन पीछे तक की है वीडियोस, सन 2009 से 2024 तक इतने सारे सवाल ऑलरेडी हैं आपके पास। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक सेशन खत्म होने के बाद हमारी उन सवालों पे अगर डिस्कशन हुई भी हो तो हम उनको उन वीडियोस में ऐड नहीं करते, हम अगला सेशन आने के बाद हम उसको वीडियो में ऐड करते हैं। उसका मकसद ये होता है कि आप 2009 से लेकर 23-24 तक तो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं, कम से कम 2 ऐसी अटेम्प्टें होनी चाहिए जो आपके लिए अननोन हो, अनसीन हो। जो बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट होती है आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जो उससे पीछे वाली अटेम्प्ट होती है, ये 2 अटेम्प्ट्स के पास पेपर की डिस्कशन हम उसमें बीच में नहीं ऐड कर रहे होते। वरना क्या होता है कि आप जब सारी चीजें ही देख लेते हैं, लोग तो बस फिल्म चला के और बैठ जाते हैं, जब सारे चैप्टर की डिस्कशन खत्म हो गई तो कहते हैं लो जी मुझे तो पास पेपर समझ आ गए। तो कम से कम आपके पास 1-2 ऐसे सवाल होने चाहिए हर चैप्टर के जो कि बिल्कुल लेटेस्ट हो, और जो इसकी आपने वीडियो ना देखी हुई, उसके सॉल्यूशन भी मौजूद हो, एग्जामिनर कमेंट भी मौजूद हो, लेकिन उसमें मैंने उसको समझाया हुआ ना हो, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है। फिर इसी तरह से किताब के एंड पे आपको एक मॉक मिलता है, उस मॉक में कंपनी लॉ, क्योंकि अभी आप पिछली अटेम्प्ट उठाएंगे तो सी लॉ के पेपर में कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बी लॉ में भी कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो फिर मैंने मॉक में जो रेलेवेंट सवाल हैं वो इकट्ठे करके और इस तरह से उस मॉक को पिछले पेपर से जो बिल्कुल रिसेंट पेपर हुए दोनों को जोड़ के उसमें से गैर जरूरी चीजें निकाल के एक मॉक उस तरह का आपकी किताब के एंड पे बना दी है। जिनके पास फिजिकल किताब नहीं है, सॉफ्ट में जो गूगल ड्राइव का लिंक है वहां पे उनको वो मॉक भी मिल जाएगा। तो इसलिए जब समझें तकरीबन 14 साल 30 अटेम्प्टों से आपका पेट नहीं भरा तो 31 अटेम्प्ट से भी पेट नहीं भरना, क्योंकि पास पेपर का मकसद बेसिकली एक ट्रेंड एनालिसिस होता है कि चीजें किस तरह से चल रही हैं, हर सवाल को हमने किस तरह से अप्रोच करना है, टाइप 1 सवाल की क्या अप्रोच हो, 2 की, अब उसको हम 30 डिस्कस करें, 31 डिस्कस करें, 32 डिस्कस करें, वो तो सिर्फ एक नंबर गेम है। बढ़ाने को मैं अभी वीकेंड पे बैठ के और जो इस सेशन में भी मैंने रीसेंट पेपर्स के ऊपर जो डिस्कशन की है वो भी मैं उसको ऐड कर दूं। अब हो सकता है कुछ कहेंगे जी सेशन की रीसेंट डिस्कशन का कोई याद करें, क्या आपने कोई मिड टर्म दिया था अपनी क्लास का कोई बच्चा? मिड टर्म में पूरा सीलो था, उस सीलो के सवाल हमने कहां से लिए थे? बिल्कुल रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर, और फिर मैंने क्लास में जो डिस्कस किया तो अटेम्प्ट का नंबर भी लिखा हुआ था। तो टेक्निकली मैंने डिस्कशन कर दी हुई है और डिस्कशन मेरे पास महफूज भी है, और उसको मैं एक चेपी लगा के इस वीडियो के साथ जोड़ के आपकी ये जो वीडियोस है पास पेपर वाली उसको अपग्रेड भी कर सकता हूं, हमारे लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपके पास कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपने सुना हुआ ना हो, कम से कम आपके पास बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद 1-2 ऐसे सवाल हों जो कि आपको हो कि बिल्कुल फ्रेश मेरे लिए नए सवाल हैं, रीसेंट अटेम्प्ट के सवाल हैं, मैं इनको अपने तौर पे अटेम्प्ट करूं। इस इरादे से उसको ओवर अपग्रेड नहीं करते, हमारे पास अपग्रेडेड वर्जन पड़ा हुआ है, लेकिन हमने आपके साथ जो शेयर किया वो 1-2 अटेम्प्ट पीछे डाउनग्रेडेड वर्जन है जी। हमें समझ आ गया चैप्टर 9 इन्वेस्टमेंट, हमें पता लग गई। अब जो हमारा चैप्टर है इसका मिजाज है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, इसका नाम है। कंपनी के जो डेट्स हैं, जो लोन कंपनी ले रही है, वो लोन कब ले सकती है, कब नहीं ले सकती, उस लोन के ऊपर सिक्योरिटी क्या होगी और उस सिक्योरिटी को महफूज कैसे करेंगे, इसके ऊपर एक चैप्टर है। थोड़ा सा खुश चैप्टर है, जिनको चैप्टर समझ नहीं आता उनसे याद भी नहीं होता, लेकिन ये चैप्टर अगर समझ आ जाए तो बड़ा आसान, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, लेकिन इसको समझना जरूरी होता है। तो मैं फिर इसमें रोक रोक के बीच बीच में थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करूंगा ताकि उसके बाद हमारे लिए इसको पढ़ना आसान हो जाए।
सबसे पहले ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपकी इनहेरेंट बोरोइंग पावर से। लॉ ये कहता है कि हर कंपनी हमेशा पैदाइशी हक रखती है लोन लेने का। एवं दुनिया हमें बुरा कहती है, ठीक है। ये देखे ना, ये पाकिस्तान वाली फीलिंग आ रही है। डॉलर से भी पैसे पकड़ लिए, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे पकड़ लिए, दुनिया से भी पैसे पकड़ लिए, हर तरफ से जनाब पैसे पकड़े हुए हैं, और जो है ना हम बस पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। तो ये हर कंपनी के पास ये पावर है, हर कंपनी हमेशा ये हक रखती है कि वो जब भी जहां से भी जितने पैसे पकड़ना चाहे उसको कोई मना नहीं करेगा। हाँ, जिसने पैसे देने वो जरूर मना कर सकता है, लेकिन आपका एसईसीपी कंपनी लॉ आपको ये नहीं कहेगा ये क्या बात हुई, तुमने लोन क्यों ले लिया। अगर एक कंपनी एग्जिस्ट करती है, अगर एक कंपनी रजिस्टर हुई है, तो उस कंपनी का ये हक है कि वो बोरो कर सकती है। तो हर कंपनी के पास एम्प्लॉइड पावर है कि वो बैंक से, किसी और इंस्टीट्यूशन से, मुदारबा से, किसी भी मद में किसी भी तरह का लोन लेना चाहे तो ले सकती है, इवन इफ सच पावर आर नॉट इंक्लूडेड इन। आपके मेमोरेंडम में लिखा है या नहीं लिखा, आपने भले आर्टिकल्स में भी लिखा है या नहीं लिखा, अगर आप एक कंपनी है, एक एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो आपके पास हमेशा लोन लेने की पावर है। एक और पावर भी है, इसका जिक्र थोड़ा सा आगे चल के करते हैं। क्या लोन लेने से कोई हमें रोकेगा? लॉ ने आपको खुल्लम खुल्ला इजाजत दे दी, लेकिन दो ऐसी रिस्ट्रिक्शन हैं जो स्टिल हमारे पास हैं। एक सर्टिफिकेट की रिस्ट्रिक्शन, एक आर्टिकल्स की रिस्ट्रिक्शन। आपको याद होगा हमने कहा था सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अगर ना मिला एक कंपनी पे जिस पे एप्लीकेबल है तो वो बोरो नहीं कर सकती। तो हर कंपनी के पास हमेशा बोरो करने का इख्तियार है, सिवाय उस कंपनी के जिसको अभी तक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिला। उसके अलावा लॉ ने तो पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अगर आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में खुद से पाबंदी लगा दें, भाई इतनी अमाउंट से ऊपर मेंबर से पूछेंगे, इतनी अमाउंट से ऊपर डायरेक्टर प्रूफ करेंगे, इतनी अमाउंट से ऊपर का लोन नहीं लेंगे, तो जो आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अपनी बोरोइंग पावर्स डिफाइन कर देंगे, आप उसके मुताबिक चलेंगे। और अगर आपने उस लिमिट को एक्सीड किया तो हम कहेंगे आपने अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग की है। जैसे मोटाटस मोटांडे से एक वर्ड था ना दूसरी जबान का, इसी तरह से अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। हमारे लॉ में कई लैटिन टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और कभी कभार आई क्या पेपर में सवाल पूछते हुए वो किताब में से वो वर्ड भी उठा लेता है। जैसे एक दफा उन्होंने पूछा था इप्सो फैक्टो, वो डायरेक्टर इप्सो फैक्टो कब अपना ऑफिस वेकेट कर देगा। अब लोगों को ये पता था डायरेक्टर ऑफिस कब वेकेट करता है, लेकिन ये इप्सो फैक्टो भाई साहब का नहीं पता था। तो बीच बीच में इस तरह के कभी कभी कुछ वर्ड्स आते हैं, तो जहां कोई वर्ड आएगा मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर हम बात करें। तो ये भी एक वर्ड है अल्ट्रा वायर्स, बियॉन्ड योर रेंज, आपकी अथॉरिटी, आपके अधिकार से बाहर। अधिकारी होता है, ठीक, आपकी जुरिस्डिक्शन से बाहर, आपके अहाते से बाहर। तो अगर किसी कंपनी ने ऐसी बोरोइंग की जो मना हुई थी, उस एक्सेस लिमिट से ऊपर अप्रूवल होती, तो हम कहेंगे कि ये गलत बोरोइंग है। तो हर कंपनी के पास पावर है कि वो बोरो कर सकती है, लेकिन अगर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट नहीं मिला तो बोरो नहीं कर सकती, और अगर खुद अपने ऊपर पाबंदी लगा दी तो बोरो नहीं कर सकती। बोरो कैसे कैसे कर सकते हैं? किताब ने 3 कॉमन सोर्सेज बताए। एक तो मशहूर जमाना तरीका, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास चले जाते हैं, बैंक से जाके कहते हैं जी हमें 15 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक आपको लोन देता है, वो लोन ज्यादातर सिक्योर होता है और नॉर्मली एक बड़े दायरे से लेते हैं, और आपने उसको बड़ी पेमेंट्स साथ साथ वापस करनी होती है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अदर सोर्सेज से, यानी कि अपने आसपास के जो कंपनी के बड़े हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं जी हमें इस कंपनी को 4 महीने के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, ये पैसे जरा आप दे दें। वो कुछ अरसे के लिए पैसे देते हैं, और जब वो मामला मुश्किल वाला टल जाता है तो वो पैसे उनको वापस दे दिए जाते हैं। रादर देन कि आप अचानक से एक बैंक के पास जाएं, उसकी शर्तें फॉलो करें, कुछ सिक्योरिटी के तौर पे दें, लंबे चौड़े अरेंजमेंट में जाएं। एक आसान शॉर्ट टर्म लोन इस तरह का होता है कि आप अपने स्पॉन्सर्स, अपने कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स, अपने बड़े डायरेक्टर्स, इन लोगों से इनफॉर्मल लोन ले लेते हैं और कुछ अर्से बाद वापस कर देते हैं। ये सिक्योर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा तरीका ये है कि आप एक बड़े बैंक के पास जाने के बजाय जनता के पास चले जाएं, आवाम से लोन मांग लें। आवाम से कैसे लोन मांग लें? जिस तरह से प्रोस्पेक्टस इशू करके कहते हैं ना, आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमसे शेयर सर्टिफिकेट ले लो, तो हम प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों से कहेंगे आओ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो और हमसे डिबेंचर सर्टिफिकेट ले लो। डिबेंचर कोई भी ऐसी सिक्योरिटी जिसके पीछे डेट है, तो लोग प्रोस्पेक्टस देखेंगे, एक बंदे ने 10,000 रुपए कंपनी को दिए और कंपनी से उतने डिबेंचर ले लिए, कंपनी उसको सालाना बेसिस पे उन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देती रहेगी। तो एक तरीका ये है कि बजाय इसके कि मैं एक बैंक से 15 करोड़ का लोन लूं, व्हाई नॉट कि मैं 3,000 अलग अलग लोगों से मिला के 15 करोड़ का लोन ले लूं। एट एनी गिवन टाइम कोई भी एक लेंडर बहुत ज्यादा तगड़ा नहीं होगा, किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, और कभी भी किसी के पैसे वापस करना हमारे लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो एक आसान तरीका होता है कि आप प्रोस्पेक्टस इशू करके, और जिस तरह से शेयर्स इशू किए थे वैसे ही आप डिबेंचर इशू कर देते हैं। सिक्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते।
तो ये 3 कॉमन मीन्स हैं जिससे कंपनी जो है वो अपने बोरो कर रही होती है। यहां तक अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। ये बातें मेन समझ आ रही हैं? बोरो करने का आपका इख्तियार है, 2 जगह पे पाबंदी है, और उसके अलावा आप ज्यादातर एक बड़े इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग करते हैं, या डिबेंचर्स इशू कर रहे होते हैं, या कंपनी के बड़ों से कुछ अरसे के लिए पैसे मांग लेते हैं। जी, डिबेंचर सिक्योर कैसे होंगे? सेक्शन 100 के आसपास के इसको डील करते हैं, हमारे सिलेबस भी नहीं है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बता दूं, सुन के भूल जाना है। 15,000 लोग हैं जिन्होंने मिलकर 15 करोड़ का लोन दिया हुआ है। अब आप 15,000 लोगों के लिए 15,000 सिक्योरिटीज तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करेंगे? आप एक 20 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ेंगे, फॉर एग्जांपल जमीन, उसके ऊपर आप मॉर्गेज क्रिएट कर देंगे कि हाँ जी ये जमीन हम सिक्योरिटी के तौर पे दे रहे हैं। एक ट्रस्ट क्रिएट कर देंगे, ट्रस्ट को कहेंगे तुम्हारे बेनिफिशियरीज हैं ये 15,000 लोग, और तुमने उन 15,000 लोगों के बिहाफ पे इस चीज को देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारे नाम पे है। ट्रस्ट के नाम पे प्रॉपर्टी रख देंगे और ट्रस्ट का बेनिफिशियरी बना देंगे उन सारे लोगों को। अगर एक बंदे के हमने पैसे ना दिए और वो हमसे ना ले सके तो वो ट्रस्ट से आके पैसे मांग सकता है, और ट्रस्ट हमारी प्रॉपर्टी को बेच के वो पैसे दे सकता है। तो ट्रस्ट के पास प्रॉपर्टी पड़ी होगी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी को किराए पे दे देगा, उससे भी ट्रस्ट के पास पैसे आते रहेंगे। अगर कोई बीच में लोग आ गए और उन्होंने कंपनी से पैसे मांगे, कंपनी दे देती है, गुड। लेकिन अगर कंपनी ने नहीं दिए तो वो ट्रस्ट के पास जाके ट्रस्टी को कह सकते हैं कि जी मुझे मेरे पैसे दे दो, वो दिलवाएगा। ट्रस्टी कंपनी पे भी केस कर सकता है, और जरूरत पड़ने पे अगर बहुत सारे लोग पैसे लेने आ जाएं तो कंपनी की प्रॉपर्टी बेच भी सकता है। तो होता यह कि हम एक बड़ी प्रॉपर्टी को वो करवा के, मॉर्गेज करवा के, और उसके बेनिफिशियरीज उन सारे लोगों को क्रिएट करके दरमियान में एक ट्रस्ट को ले आते हैं, और ट्रस्ट उनके बिहाफ पे काम कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं सीरीज ऑफ डिबेंचर। सेक्शन 100 है कंपनीज एक्ट का जो डील करता है। कभी शौक से पढ़ना हो तो उसे देखिएगा, उसमें उसने पूरा प्रोटोकॉल समझाया हुआ है। जी जी, अब अगेन आप याद करें, मैंने कहा था कि मैं ये बता के वापस आऊंगा, फिर आपने भी वापस आ जाना है। भाई आगे जाते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अच्छा ट्रस्ट से जमीन वापस कैसे होगी, फलाना कैसे होगा। जाहिर है जब ये मामला खत्म हो जाएगा तो इस ट्रस्ट को हम खत्म कर देंगे। इसको एक्सटेंशन ऑफ ट्रस्ट कहते हैं। ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, वो जमीन वापस कंपनी के नाम पे आ जाएगी, और लोग दोबारा हंसी खुशी रहना शुरू हो जाएंगे। लेकिन और बातें भी हैं। ट्रस्ट किसे कहते हैं? An obligation annexed to the ownership of property arising out of a confidence reposed in or accepted by the owner। लंबी चौड़ी डेफिनेशन अभी आधी सुनाई है। फाइनल में आप ट्रस्ट का एक्ट भी पढ़ लेंगे। तो फिलहाल जो है वो पढ़ते हैं, इसीलिए मैं सवाल अवॉइड कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बता के कहा था वापस आना है। वापस आ गए। डिबेंचर्स हम गए ही नहीं थे, जबरदस्त। उन्होंने कहा आप आगे की बात कर रहे हैं, हम तो आपके साथ साथ नहीं चल रहे होते, जो आप पढ़ा रहे हैं हम उसमें पीछे पीछे चल रहे होते हैं, तो ये तो आप बहुत दूर से होके आए हैं। अब हमने लोन ले लिया। अब लोन लेके हमने क्या करना है, उस जिससे भी लोन लिया उसको ये डर होगा कि अगर हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो क्या होगा। तो ऐसे में वो कहेगा मुझे सिक्योरिटी चाहिए। एक होता है सिक्योरिटीज, आपके शेयर्स, डिबेंचर, इस तरह के सारे कागजों को कलेक्टिवली भी सिक्योरिटीज बोलते हैं। लेकिन सिक्योरिटी, वो जो उसको सिक्योरिटी चाहिए, ये तहफ्फुज वाली सिक्योरिटी है। वो आपसे कहेगा कि भाई कोई अपना तुम्हारा एसेट ऐसा होना चाहिए कि अगर तुम मेरे पैसे ना दो तो मैं उस एसेट को बेच के अपना काम चला लूं। तो जो मशहूर जमाना इसमें होती है दैट इज प्लेज। आप अपने फिजिकल एसेट उठा के पोजेशन में दे देते हैं अगले बंदे की, और सबसे ज्यादा ये सोने वगैरह के साथ ये काम होता है। बैंक अक्सर इंडिविजुअल्स को भी इस तरह से कर्जे देते हैं कि आप अपने सोने के जेवरात वहां पे रखवाते हैं। उनकी मालियत बैंक देखता है कि फॉर एग्जांपल 15 लाख के जेवरात हैं, तो वो आपको 10-11 लाख तक का लोन दे देता है, कीपिंग इन माइंड के सोने की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए, कुछ और इस तरह से हो जाए। वो आपको लोन दे देता है उस तहफ्फुज पे कि अगर आपने पैसे ना दिए तो वो आपके जेवरात बेच देगा, और जो पैसा आएगा अपना लोन और अपने सारे चार्जेस कवर करने के बाद जो बच जाएगा वो आपके हवाले कर देगा। तो प्लेज में क्या होता है कि आप मूवेबल एसेट की फिजिकल पोजीशन लेंडर के पास दे देते हैं। इसको ऑफिशियली डेफिनेशन कहती है बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ अ डेट या परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। सिक्योरिटी दो वजह से होती है ना, कई दफा आपने लोन लिया होता है और कई दफा आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, अगले को होता है अगर आप परफॉर्म किए बगैर भाग गए तो क्या होगा। तो सम टाइम या तो रीपेमेंट ऑफ डेट के लिए होता है और सम टाइम परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। तो जिसमें भी बेलमेंट, बेलमेंट मतलब अमानत रखवाना, जब भी कोई अपने कोई चीज, मूवेबल चीज दूसरे के पास अमानत के तौर पर रखवाएगा और अगर इसने पैसे ना दिए तो वो उस अमानत को बेच के अपना नुकसान पूरा कर सकता है, तो इस फिनोमेना को हम नॉर्मली कहते हैं प्लेज। अब छोटी चीजों में प्लेज हो जाता है, मूवेबल चीजों में सोना, धात, इस तरह की चीजें, शेयर्स रखवा देते हैं लोग, अपने फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट रखवा देते हैं, मुख्तलिफ इस तरह की चीजें प्लेज हो जाती हैं।
लेकिन अगर लोन इतना बड़ा हो कि छोटे मोटे मूवेबल एसेट से काम ना चले, भाई लोन है फर्ज करें 5 करोड़ का, तो अब जब 5 करोड़ का लोन है तो बैंक कहेगा कि भाई 5 करोड़ का लोन है, हमें कुछ 7-8 करोड़ की मालियत की चीज प्लेज करवाओगे तो बात बनेगी। आप कहेंगे मसले कोई नहीं, आप अपने साथ बंदे भेजें, ट्रक भेजें, हम आपको अपनी डिफेंस की 8 करोड़ वाली प्रॉपर्टी प्लेज कर देते हैं। प्लेज प्लेज क्या होता है? आप एसेट फिजिकली उनके पास रखवा देते हैं, तो उनके बंदे आपके साथ आए, आपने वो जगह खोदी, वो सारे उनके पास डाली और डिफेंस की वो 8 करोड़ की जमीन इसमें डाल के और बैंक के पास प्लेज करा दे। कुछ अजीब सा लग रहा है। इसका मतलब है कि मूवेबल एसेट में तो ये वाला मजाक चलेगा, लेकिन इमूवेबल एसेट की सिक्योरिटी फिजिकल मूवमेंट से नहीं आएगी। हाँ, उस जमीन का जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी ओनरशिप है, जो उस प्लॉट के ट्रांसफर डॉक्यूमेंट है, जो उसकी ओनरशिप डीड है, वो बेसिक असल चीज है। तो फिर क्या करेंगे आप? फिर प्लेज की तरफ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे मॉर्गेज की तरफ। मॉर्गेज में आप क्या करते हैं? आप एक बंदे का उस पे राइट क्रिएट कर देते हैं, यानी कि ये बंदा जो है वो ये फॉर एग्जांपल ये घर को ये मॉर्गेज करा रहा है, तो ये घर की ओनरशिप डॉक्यूमेंट बैंक के नाम पे करवा रहा है और बैंक से ये कह रहा है कि अगर मैंने आपके पैसे ना दिए तो ये घर तो आपका ही है। हाँ, अगर मैं आपके पैसे दे दूं तो फिर ये घर वापस मेरे नाम पे ट्रांसफर होगा। वादा ये नहीं है कि अगर मैंने पैसे ना दिए तो घर आप अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लीजिएगा और फिर उसके बाद बेच दीजिएगा, उस वक्त आपने कहां हाथ आना है। तो रूल ये है कि आपने पहले से ही आज ही अपना टाइटल डॉक्यूमेंट बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर देना है और एक कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कर लेना है कि बाय द एंड ऑफ दिस लीज टर्म, बाय द एंड ऑफ दिस ये डेट, जब मैं आपके पैसे अदा कर दूंगा तो ये घर आप वापस मेरे नाम पे कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं मॉर्गेज। एन इंटरेस्ट और लियन क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग और बोथ एज सिक्योरिटी। तो अगर आपने कोई इंटरेस्ट या लियन क्रिएट कर दिया, इंटरेस्ट कहते हैं कोई हिस्सा और लियन कहते हैं कब्जा, आपने किसी प्रॉपर्टी किसी एसेट के ऊपर कंपनी की किसी अंडरटेकिंग के कंपनी की किसी ब्रांच के अगर आपने किसी और का इस तरह से राइट क्रिएट कर दिया तो मॉर्गेज कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं नॉर्मली इमूवेबल एसेट में टाइटल को हम ट्रांसफर कर देते हैं लेंडर के पास, ये मॉर्गेज बन जाता है। किताब को लगा कि ये बहुत हल्की डेफिनेशन थी, समझ तो आया कुछ नहीं, उन्होंने एक और लॉ से एक और डेफिनेशन उधार मांग ली और हमारी किताब में लिख भी थी। आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि ये पूछी नहीं जा सकती, लेकिन ये वेरी स्ट्रांगली बिलीव इज 99%। आई कैप में वो जो 1% अनसर्टेनिटी है, तो एहतियातन हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। जब आप एक इंटरेस्ट हिस्सा किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर देते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग पेमेंट ऑफ मनी एडवांस और टू बी एडवांस, जो पैसे दिए हैं या देने वाले हैं, कोई एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट है या कोई परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट है, कोई काम होना है जिससे कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट हो रही हो, तो जब भी आप अपना कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी दूसरे के नाम पे किसी डेट या परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके नाम पे करा देंगे तो वो कहलाएगा मॉर्गेज। ये डेफिनेशन देखने के बाद लोगों को नॉर्मली वो वाली डेफिनेशन अच्छी लगना शुरू होती है, वो कहते हैं समझ नहीं आ रही लेकिन है तो छोटी सी। तो कोई भी इंटरेस्ट या लियन जो कि कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट्स पे या उसकी किसी भी बिजनेस के ऊपर या बिजनेस और प्रॉपर्टी दोनों के मिक्सचर के ऊपर जो सिक्योरिटी के तौर पे क्रिएट है वो कहलाता है मॉर्गेज। तो प्लेज में क्या था? फिजिकल एसेट फिजिकल हैंडओवर कर दिया था, मॉर्गेज में इमूवेबल एसेट को आपने टाइटल डॉक्यूमेंट उनके नाम पे कर दिया, ये दूसरी तरह की सिक्योरिटी है। एक तीसरा कॉन्सेप्ट होता है जहां आप चाहते हैं कि एसेट रहे भी आपके पास, इस्तेमाल भी आप करते रहें, लेकिन बैंक भी मुतमईन हो जाए, उसको भी कोई चीज मिल जाए। तो नॉर्मली वो कंपनियां जो कि ज्यादा इन्वेंट्री डिपेंडेंट होती हैं, जिनके पास हर वक्त करोड़ों का स्टॉक पड़ा हुआ होता है, उनके लिए बड़ा एक आसान काम ये होता है कि वो बैंक से जाके कहते हैं जी हमें 3 करोड़ का लोन चाहिए। बैंक कहता है अगर आपने पैसे ना दिए तो आप कहते हैं देखो हमारे पास 10 करोड़ का माल तो हर वक्त पड़ा हुआ होता है, आना हमारे प्रेमिसेस में से हमारा वो 3 करोड़ का माल, कोई भी 3 करोड़ का माल उठा के ले जाना। तो चार्ज में क्या होता है कि आप अपने मूवेबल या इमूवेबल एसेट के ऊपर एक राइट क्रिएट कर देते हैं एक बैंकर का, और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हारे पैसे हमने नहीं दिए तो तुम आके हमारे ये एसेट्स उठा के ले जा सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, ये सुपर स्टोर्स वगैरह जैसे मेट्रो, हाइपरमार्ट या केयरफॉर वगैरह, इसमें क्या होता है उनके पास हर वक्त करोड़ों का माल पड़ा हुआ होता है। तो अगर उनको कुछ लोन चाहिए तो वो आके किसी भी बैंक को दिखाएंगे कि देखो इतना सारा माल पड़ा हुआ है, अगर हमने तुम्हारे पैसे ना दिए तो तुम इसमें से उतने पोर्शन का माल बेच देना। 2 तरीके हो सकते हैं, आप उसे डिफाइन कर रहे हैं, आपके ये 3 एसेट्स ऐसे हैं
जिनके ऊपर तुम्हारा चार्ज क्रिएट हो गया। तो अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो आगे वो 3 एसेट उठा के ले जाएगा, बेचेगा, पैसे अपने रिकवर करके बकाया आपको दे देगा। और आप एक क्लास ऑफ एसेट पे भी कह सकते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इन सब पे चार्ज है, तुम कोई सा भी आइटम इसमें से उठा के ले जाना। तो ऐसे ही जैसे अगर हम लोन लें और हम कहें भाई एसबीआई में इतने सारे एसी लगे हुए हैं, तो अगर हम आपके पैसे ना दें तो आप उसमें से उतने एसी उतार के ले जाइएगा जिससे आपके पैसे पूरे हो जाएं, तो ये फ्लोटिंग चार्ज बन जाएगा। मैंने पूरी ग्रुप ऑफ एसेट्स की बात कर दी, सारे एसीज की। दूसरा तरीका ये कि मैं कहूं बाहर 2 जनरेटर हैं फलाना कंपनी के, ये उनकी कैपेसिटी है, ये उनकी अमाउंट है, ये उनकी वर्थ है, उन 2 के ऊपर चार्ज क्रिएट हो रहा है। अब अगर हम पैसे नहीं देंगे तो वो वाले स्पेसिफिक एसेट वो उठा के ले जाएंगे। तो ये जो चार्ज है, चार्ज में नॉर्मली हम कहते हैं 2 कैटेगरीज हैं। फिक्स्ड चार्ज, द चार्ज विच इज क्रिएटेड ऑन आइडेंटिफाइड एसेट्स लाइक स्पेसिफिक लैंड एंड बिल्डिंग या स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड है। और फ्लोटिंग क्या है? वो जो ओवर क्लास ऑफ एसेट्स जो चेंज ओवर टाइम है, जो बदलते रहते हैं, जैसे स्टॉक, जैसे डेटर्स, या इस तरह से करके। तो बड़े बिजनेसेस अपने डेटर्स के ऊपर भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कंपनी अपने आते हुए स्टॉक पे भी चार्ज क्रिएट कर देती है। अभी समंदर में रास्ते में आ रहा है उसके ऊपर चार्ज क्रिएट कर देते हैं। वो जो एलसी वाला चक्कर होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट वाला, दूसरे मुल्क का जो बैंक है वो हमारे पे भरोसा नहीं कर रहा, हमारा बैंक हम पे भरोसा कर रहा है, उनका बैंक उन पे भरोसा कर रहा है। तो ऐसे में सिक्योरिटी क्या होती है? वो सामान जो दूसरे मुल्क से आ रहा होता है, वो सामान पहले बैंक उसको क्लियर करवाता है, बैंक आपसे पैसे लेता है, जब आपसे पैसे लेता है फिर आपका माल आपके हवाले करता है। तो अभी वो सामान ना आपके पास है ना बैंक के पास, वो तो बहरी जहाज से आ रहा है। आप उस आते हुए सामान पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, आप हवा में उड़ते हुए सामान पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं, आप चलते हुए सामान पे भी चार्ज क्रिएट कर सकते हैं। लॉ ने तो इतनी चार्जेस और मॉर्गेज की किस्में बताई कि आप तंग आ जाएंगे, इतने सारी तरह के मॉर्गेज चार्ज हैं। चार्ज की डेफिनेशन क्या थी? सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और अदर ऑब्लिगेशन दैट डज नॉट पास टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। टाइटल नहीं दिया आपने, एसी उनके नाम पे नहीं किया, और ना ही इस वक्त राइट टू पोजेशन दिया। जैसे प्लेज में आपने इस वक्त राइट टू पोजेशन दे दिया था कि वो रख सकते हैं, ना आपने इस वक्त उनको पोजेशन दी, ना इस वक्त उनको टाइटल दिया। प्लेज में क्या था? पोजेशन दे दी थी। मॉर्गेज में क्या था? टाइटल दे दिया था। और यहां एक वादा है, अगर पैसे ना दिए तो आप फिजिकली भी ले जा सकते हैं और ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो फिर उस वक्त पोजेशन भी उनको मिल जाएगी और टाइटल भी उनको मिल जाएगा। लेकिन आज दे डोंट हैव अ राइट टू पोजेशन, इस वक्त जब तक हमने डिफॉल्ट नहीं किया, और ना ही आज वो एसेट उनके नाम का है, आज वो एसेट हमारे नाम का है। तो ये तीसरा तरीका होता है, ये जिसको हम चार्ज कहते हैं। तो ये मशहूर जमाना 3 ज्यादा सिक्योरिटीज काउंट होती हैं इसमें, प्लेज, मॉर्गेज, चार्ज। मूवेबल एसेट फिजिकली रखवा देना प्लेज है, इमूवेबल एसेट का टाइटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कराना मॉर्गेज है, मूवेबल या इमूवेबल एसेट की राइट दे देना कि अगर डिफॉल्ट हो जाए तो तुम इसकी पोजेशन लेके अपने नाम पे कर सकते हो, उसको क्या कहेंगे? चार्ज। तो ये 3 तरह की सिक्योरिटीज ज्यादातर हैं। यहां कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, मॉर्गेज में डिफॉल्ट करने पर वो पूरा एसेट पे कब्जा करेगा या अपनी मान? जी, मॉर्गेज में अगर डिफॉल्ट हो जाए तो क्या वो पूरे एसेट पे कब्जा करेगा? देखिए, एसेट उसके नाम पे है और हमने डिफॉल्ट कर दिया है। 8 करोड़ की वो थी जमीन और हमने 4 करोड़ में गबन कर दिया। अब वो उसका है एसेट, उसके पास ये हक है कि वो उसे बेचे, वो उसकी पब्लिक नीलामी करवाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कह दे कि जी बॉस मैंने एक बंदे को बेचा 5 करोड़ दिया उसने, वो पब्लिक नीलामी करेगा ताकि नाइंसाफी ना हो। और जब उससे पैसे आएंगे तो वो अपने हिस्से के पैसे रखने के बाद बकाया पैसे, एसेट नहीं, पैसे दे देगा। हाँ, अगर वो सेग्रीगेटेबल है, फॉर एग्जांपल उसके अलग अलग फ्लोर की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं या इस तरह से करके, तो वो उतने को बेच देगा जिससे उसका काम चल जाएगा। तो उसने बेचना है और बेचने के बाद बकाया पैसे वापस करने हैं, वो अपने पास नहीं रख सकता। जाहिर है, सीधी सी बात है कि आप जालिम को जुल्म से ज्यादा सजा नहीं दे सकते। लॉ का रूल होता है क्वांटम मेरिट, जिसने जितना किया उसको उतना होना चाहिए। तो आप बी लॉ के अंदर देखते हैं कि अगर एक बंदा मजलूम भी है तो मजलूम को हम इख्तियार जरूर देते हैं कि तुम जालिम से कंपनसेशन लो, लेकिन एक खास लेवल से ऊपर का इख्तियार उसे भी नहीं देते। कोई और हल्का सा सवाल? आपने इन्वेंट्री का चार्ज दिया है और आपने कोड करने के बाद इन्वेंट्री लेके पास जी, अगर आपके पास इन्वेंट्री का चार्ज है और आप बीच में भाग गए तो क्या होगा? ये एक बड़ी खतरनाक बात है। चार्ज की किस्म होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोथिकेशन। मैंने सामने तस्वीर जो बनाई हुई है हाइपोथिकेशन की है। उसमें क्या होता है, उनका नुमाइंदा आपके स्टॉक के ऊपर आके बैठ जाता है और वो उतने से ज्यादा माल निकलने ही नहीं देता वहां से एट एनी गिवन टाइम, जब तक जो है वो नहीं है, जब तक आपकी वो अमाउंट पूरी नहीं हो जाती। इंटरेस्टिंगली इस बंदे के पैसे भी बोरवर को देने पड़ते हैं।
इसको मुकद्दम कहते हैं, यानी कि ये जो इंचार्ज आके बैठा है और वो स्टॉक को देख रहा है कि एट एनी गिवन टाइम स्टॉक उस वैल्यू से नीचे ना जाए जो वैल्यू वहां लोन के अगेंस्ट ली गई है। मॉर्गेज में हम एसेट यूज कर सकते हैं। जी, क्या मॉर्गेज में हम एसेट यूज कर सकते हैं? मॉर्गेज में जो आपस में तय हुआ होगा उसके मुताबिक होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है कि मॉर्गेज हम करा देते हैं बैंक के नाम पे, लेकिन ज्यादातर यूज हम कर रहे होते हैं। ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये एक प्रैक्टिस है। लेकिन अगर मॉर्गेज पे ये लिखा है कि जब एसेट उसके नाम पे मॉर्गेज है तो उसका किराया भी वो वसूल करेगा और उसके राइट्स भी उसके पास हैं, तो दिस कैन आल्सो हैपन। ये डिपेंड करता है आपका अरेंजमेंट क्या है। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में ज्यादातर सब्सटेंस ओवर फॉर्म की बात होती है। हम नॉर्मली मॉर्गेज हुई भी चीज को खुद इस्तेमाल कर रहे होते हैं, होती वो उनके नाम पे है लेकिन उसको हम अपने बुक्स में अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं। तो आप लोगों ने लीज वगैरह में कहीं सब्सटेंस ओवर फॉर्म के ऊपर ये डिस्कशन सुनी होगी, टीचर ने बताई होगी, आपने इग्नोर कर दिया होगा। लेकिन ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है कि उसकी इकोनॉमिक रियलिटी क्या है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और लीगल फॉर्म क्या है, बैंक का है। लेकिन चूंकि हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक रियलिटी, तो फिर उसकी अकाउंटिंग इकोनॉमिक रियलिटी के हिसाब से करते हैं, उसके लीगल फॉर्म में नहीं करते। ये चार्ज और बिल्डिंग और चार्ज और मॉर्गेज, एक बिल्डिंग है उसके ऊपर चार्ज और एक जी, बिल्डिंग पे चार्ज या बिल्डिंग का मॉर्गेज क्या अलग अलग चीजें हैं। चार्ज एक राइट है कि आप आके पोजीशन ले सकते हैं, और मॉर्गेज में टाइटल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है। तो नॉर्मली जमीन के केस में टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन अगर जमीन पे बिल्डिंग बनी हुई है तो उसमें फिर आप जिस भी शहर में उस शहर की अथॉरिटी ने कोई ना कोई सिस्टम बनाया होता है, तो फिर वो जमीन अलोंग विद बिल्डिंग का एक डॉक्यूमेंट बनता है, फिर आप उसके ऊपर मॉर्गेज क्रिएट करते हैं। तो नॉर्मली आप उस तरह की चीज जिसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का मौजूद होता है उसके ऊपर नॉर्मली चार्ज क्रिएट नहीं करता, मॉर्गेज ही क्रिएट करता है। सर ये जैसे फिक्स चार्ज है, जी जी, ये आखिरी सवाल, जैसे फिक्स चार्ज है, कोई एसेट है आपके वो खराब हो जाता है, खराब हो जाता है, खराब भी हो सकता है, जाहिर है। फिक्स चार्ज जिन एसेट्स पे क्रिएट हुआ खराब भी हो सकता है। उन एसेट्स की साफ हिफाजत रखना लेंडर वो बोरवर की जिम्मेदारी है, और साथ में जो मुकदम आया होता है ये भी इस चीज को देख रहा होता है, और जहां से लगी गड़बड़ हो रही है फौरन से शिकायत करता है, और फिर वो कंपनी से कहते हैं कि आप अपने हालात बेहतर करें क्योंकि यहाँ पे हमें नुकसान लग रहा है। अगर एंड पे खराब हो भी जाए फिर उसके बाद जी, अगर खराब हो जाए तो फिर क्या होगा? देखें, एक बात याद रखें कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये एसेट उस लोन की रिप्लेसमेंट है। लोन तो एक अलग चीज है, वो तो कानूनी तौर पे आपने देना ही देना है। अब आप उसमें अगर छलांगे मार रहे हो, खुशी से कह रहे हमारा स्टॉक पड़े पड़े कम हो गई, वैल्यू मजा आ गया, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे। हाँ, वो पैसे लेने के दो तरीके थे, एक था वो अदालत जाता, आपको अदालत के चक्कर लगवाता और आपसे पैसे वसूल कर लेता। दूसरा तरीका, उसके पास राइट था आपकी चीज बेचने का, उसने बेचा। अगर वो इन्वेंट्री पड़े पड़े खराब हो गई तो वो बेचेगा, जितने पैसे आएंगे फिर भी अगर कुछ बच गए तो अदालत जाएगा और कहेगा कि मैंने इन्वेंट्री से इतने तो निकाल लिए, बाकी हमें चाहिए। तो ये जहन में रखना है, ये दो अलग अलग बातें हैं। एक है लोन लेने देने का एग्रीमेंट, वो तो उसी तरह से कायम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जिस तरह से पार्टीज पाबंद होती हैं, और एक है उस लोन के ऊपर सिक्योरिटी इस्तेमाल करने का राइट। तो ये दो अलग अलग तरह की बातें हैं। हम लोन वाले एग्रीमेंट को कम ज्यादा नहीं कर रहे, लोन का एग्रीमेंट पे तो पाबंद है। हाँ, सहूलत हो जाएगी एसेट बेचने से अगर लोन पे हो जाए तो। और ये कब सहूलत इस्तेमाल होगी? जब डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट नहीं होगा तो हरगिज ये मतलब नहीं है कि लाजमी वो एसेट बिकेगा। वो एसेट जमानत के तौर पे, अमानत के तौर पे दिया गया है। अगर आपने पैसे दे दिए, सब कुछ वापस हो गया, तो उसके ऊपर भी लीगली वो बाउंड है कि वो आपको वो चीज रिस्टोर करके दे। आगे चलते हैं। अब हुआ क्या, मॉर्गेज चार्ज की हमने डिस्कशन कर ली, सिक्योरिटियों को डिफरेंट तरह का हमने समझ लिया। प्रॉब्लम ये आता है कि जो प्लेज है वो तो बहुत सेफ है, आपने अपना सोना, अपनी चीजें उठा के उनको दे दी हैं। अगर आप गड़बड़ करेंगे वो आपका सोना बेच देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक सोना पकड़ा, उसको कॉपी पेस्ट किया दो जगह, और एक बैंक के पास 10 लाख का सोना रखवाया और उसी का कॉपी पेस्टेड वर्जन दूसरे बैंक के पास रखवा दिया। फिजिकल जिन्स है ना, ये तो आप किसी एक जगह रखवा सकते हैं। तो प्लेज में धोखे, फ्रॉड कम होते हैं, लेकिन मॉर्गेजेस या चार्जेस में गड़बड़े ज्यादा है। वही इन्वेंट्री दिखा के 13 अलग अलग बैंकों से लोन ले लिया, उसी कागज की कुछ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोगों से साजबाज करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लिए और मुख्तलिफ लोगों के साथ डील कर ली। तो मॉर्गेज में या चार्ज में फ्रॉड का एलिमेंट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन प्लेज में फ्रॉड का एलिमेंट ना होने के बराबर है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। ये चैप्टर फिर हमें मॉर्गेजेस एंड चार्जेस की हिफाजत के बारे में बताता है। मुश्किल से 5 मिनट की डिस्कशन है, लेकिन ये समझ लेंगे तो उसके बाद का चैप्टर सारा का सारा आसान हो जाएगा। होता ये है कि आप जब भी कोई लोन देते हैं और उसके अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होता है, तो आपसे ज्यादा परेशानी उस लेंडर को होती है।
क्यों? अगर आपने पैसे ना दिए तो वो मॉर्गेज या चार्ज को एनकैश करे, उसको बेचे और वहां से अपने पैसे रिकवर कर ले। लेकिन वही वाली बात कि आपने 15 लोगों को एक ही तरह का डॉक्यूमेंट अगर फॉरवर्ड कर दिया है तो वहां तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लॉ ने यहाँ के लेंडर को डराने के लिए उसे कहा, भाई तुम्हारा कोई भी मॉर्गेज या चार्ज कानूनी तौर पे वैलिड नहीं है अगर कंपनी ने उसको रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर नहीं करवाया। तो फिर एक रजिस्ट्रार मॉर्गेज एंड चार्जेस का कॉन्सेप्ट आया, जो एक सेंट्रल रजिस्ट्रार है। पाकिस्तान की जितनी भी कंपनियां जब भी कोई लोन लेंगी उस पर कोई भी मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होगा, इंक्लूडिंग प्लेज भी, तो वो वाजिब होगा कि 30 डेज के अंदर अंदर इस रजिस्ट्रार के पास आए, इसको जमा कराएं और उसको कहें कि जी ये हमारा मॉर्गेज या चार्ज है, ये इसके डॉक्यूमेंट है, ये लोन का डॉक्यूमेंट है। वो सारी चीजों को देखेगा, ओके करे और आपको सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ भाई आपने मेरे पास इसका इंदराज करा दिया। अब आप वो जमीन ऑलरेडी अभी रजिस्ट्रार के पास इंदराज करा के आए हैं, कुछ अरसे बाद वही जमीन किसी और को दिखा के आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं। वो कहेगा मैं तो तब तक लोन नहीं दूंगा जब तक तुम रजिस्टर नहीं कराओगे। तो जब आप रजिस्टर कराने पहुंचेंगे तो रजिस्ट्रार कहेगा भाई ये वाला एसेट तो ऑलरेडी फलाना लोन के अगेंस्ट यूज हुआ है। इसी तरह से फिर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी है कि जब सेम बंदा है उसको आपने बताया हुआ है रजिस्ट्रार को कि हमारे पास इतने करोड़ का माल पड़ा हुआ है और उसके ऊपर 4 करोड़ का हमने चार्ज क्रिएट कर दिया फलाना का। जब आप बाद में कहेंगे हम 2 करोड़ का और लोन ले रहे हैं तो वो कहेंगे अच्छा फिर इस बंदे को बताओगे ये फर्स्ट चार्ज नहीं है, ये सेकंड चार्ज है। और अगर वो राजी है तो फिर मेरे पास उसका इंदराज भी कराओ। तो जब जब भी आप कोई मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट करेंगे तो आपने 30 डेज के अंदर अंदर उसका इंदराज कराना है रजिस्ट्रार के पास। एक सेंट्रल डेटाबेस है, इसको CIB बोलते हैं, सिलेबस में नहीं है हमारे, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। पाकिस्तान का एक ओवरऑल निजाम ऐसा है कि पाकिस्तान में कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी जब भी कोई लोन लेगा तो उसका इंदराज उस रिकॉर्ड में हो जाएगा। उस रिकॉर्ड में लिखा होगा कि लोन कितना रहता है, उस रिकॉर्ड में लिखा होगा कि इस लोन के पैसे दिए या नहीं दिए, और अगर किसी बंदे ने कभी डिफॉल्ट किया होगा तो उसकी कैटेगरीज बनी होती हैं, जी सब स्टैंडर्ड है, ये डाउटफुल है, ये OEM है, ये लॉस है, वो उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। तो मैं अगर एक बैंक के पास जाऊंगा लोन लेने के लिए, वो कहेंगे जरा NIC बताएं, वो NIC उस सिस्टम में डालेंगे CIB के, जो गवर्नमेंट का सिंक सिस्टम है। वहां मैंने अभी तक जितने भी लोन लिए होंगे और उनका जो जो मेरा स्टेटस होगा वो सामने उनके पास लिस्ट आ जाएगी। तो इसी तरह से कंपनियों का भी ये सारा जो डेटाबेस है वो रजिस्ट्रार मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के पास है। रजिस्ट्रार में एक लाइन हमने नहीं पढ़ी थी क्योंकि मैंने कहा था हम आगे जाके समझेंगे। रजिस्ट्रार मॉर्गेजेस एंड चार्जेस के रिकॉर्ड्स को भी रखता है। तो रजिस्ट्रार का एक सेपरेट विंग जिसका मेन काम ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनियां उनके मॉर्गेजेस और चार्जेस का वो रिकॉर्ड रख रहे हैं। इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन के चांसेस कम होंगे और लेंडर को भी हौसला होगा कि भी रजिस्ट्रार लेवल के एक बंदे ने इसे देखा हुआ है, इसको समझा हुआ है। मैं एक दफा कंप्लीट कर लूं फिर आपका सवाल भी ले लेता हूं। तो ये एक सेंट्रल डेटाबेस में सब चीजें आ गई। अब क्या होगा, जब आप लोन वापस करेंगे तो भी इसी रजिस्ट्रार को बताएंगे कि वो जो तुम्हारे पास लिखा हुआ था 4 करोड़ का लोन, उसे जरा 1.5 करोड़ कर दो, मैं 2.5 करोड़ पे कर चुका हूं। तो रजिस्ट्रार को आप 30 डेज में बताएंगे। रजिस्ट्रार फिर लेंडर से कंफर्म करेगा और उसको कहेगा भाई मुझे 14 दिन के अंदर अंदर बताओ कि इन्होंने पे किया या नहीं किया। अगर वो बता दे तो भी, और अगर वो ना बताए तो भी ये समझ लेंगे कि हाँ ठीक है, उसको कोई एतराज नहीं है, मैंने उसे खत भेजा था, उसने तो खत का जवाब देना भी बॉदर नहीं किया। वो अपने रजिस्टर में मेमोरेंडम ऑफ सेटिस्फेक्शन या मेमोरेंडम ऑफ पेमेंट ऐड कर देंगे। पूरा पे हो जाए तो सेटिस्फाई हो जाएगा, अदरवाइज वो लिख देंगे कि अब ये 1.5 करोड़ रह गया है। इसी तरह से फर्ज करें आप मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो रहा है और आप लग रहा है कि आप रजिस्टर नहीं कराएंगे, लेंडर को लगता है कि ये रजिस्टर नहीं करा रहा, उसकी हालत खराब हो जाएगी क्योंकि अगर रजिस्टर ना हुआ तो आपसे ज्यादा नुकसान लेंडर को हो जाएगा। तो फिर लेंडर भी इस चीज को रजिस्टर करवा सकता है उन्हीं 30 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ इस चैप्टर में आपने 30 दिन संभाल के रखने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स 30 दिन के अंदर अंदर हम अथॉरिटीज को बता रहे होते हैं। तो वो 30 दिन में वो रजिस्टर कराएगा और रजिस्टर कराने के जो खर्चे हैं वो कंपनी से लेगा। बिल में एक रूल होता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। अगर एक पेमेंट के होने में किसी बंदे का फायदा है तो वो पेमेंट कर सकता है और बाद में दूसरे बंदे से रिकवर। तो यहाँ क्रेडिटर वो इंटरेस्टेड पर्सन है क्योंकि अगर ये मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर ना हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ये लीगल चार्जेस वो पे करेगा और इस बंदे से उसको रिकवर कर लेगा। अब फर्ज करें किसी भी वक्त लेंडर और बॉर्वर के दरमियान इस डॉक्यूमेंट में कोई अमेंडमेंट हुई है, कोई वेरिएशन हुई है, कोई टर्म चेंज हुई है, कोई अमाउंट चेंज हुई है, कोई इंटरेस्ट चेंज हुआ है, कुछ भी अगर मॉडिफिकेशन आई है तो भी मॉडिफिकेशन को भी आपने उसी तरह से 30 दिनों के अंदर अंदर वहां पर रजिस्टर कराना है। फर्ज करें अभी 30 दिन वाली बात भूल गए, पेमेंट बताना भूल गए, रजिस्टर कराना भूल गए, तो वहां पे SECP ने एक ऑप्शन आपको दिया रेक्टिफिकेशन। फिर आप रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएंगे,
आप एससीसीपी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि हमसे भूल चूक हो गई है, हम इसको टाइम पे रजिस्टर नहीं करवा सके। अगर एससीसीपी चाहेगा, समझेगा, तो आपको नोटिफिकेशन दे देगा, ओके कोई मसला नहीं, तुम इसको लेट रजिस्टर करा दो। फिर हम एससीसीपी का ऑर्डर पकड़ के रजिस्ट्रार के पास जमा कराएंगे और उसको कहेंगे कि अब हम इसको लेट रजिस्टर करने लगे हैं, लेकिन इस दौरान अगर उसकी ओनरशिप के राइट में कोई प्लस माइनस हुआ तो ना एससीसीपी जिम्मेदार ना रजिस्ट्रार जिम्मेदार, तो वो हमें लेट भी इसको अलाउ कर देते हैं। फिर डिबेट आती है मुल्क से बाहर। पाकिस्तान में आप मौजूद हो और आपका जो लेंडर है वो कहता है कि भाई मैं तो पाकिस्तान के निजाम पे भरोसा ही नहीं करता, मुझे वो जो सिंगापुर में आपकी प्रॉपर्टी है उस पर मॉर्गेज क्रिएट करके दो। अब प्रॉपर्टी है बाहर, मॉर्गेज क्रिएट हो रहा है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जैसे ही मॉर्गेज क्रिएट होगा आपने 30 दिनों के अंदर अंदर उसको रजिस्टर करा देना है। लेकिन अब चूंकि दूसरे मुल्क की प्रॉपर्टी है तो फिर उस मुल्क का कानून देखना पड़ेगा और पाकिस्तान के साथ साथ उस मुल्क में भी शायद आपको उसको रजिस्टर कराना पड़े, वो आपको देखना पड़ेगा। अगली एडवांस सिचुएशन, प्रॉपर्टी भी बाहर है और उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की अथॉरिटीज पे भरोसा नहीं, आओ सिंगापुर चल के वहीं बैठ के मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करते हैं। तो सिंगापुर में मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हुआ, प्रॉपर्टी भी सिंगापुर में, मॉर्गेज चार्ज भी वहीं क्रिएट हुआ है, तो वहां तो रजिस्टर कराना ही कराना है। अब उसके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान लाके पाकिस्तान भी रजिस्टर कराने हैं। अब प्रॉब्लम है 30 दिन की गिनती। 30 दिन की गिनती तो मॉर्गेज चार्ज क्रिएट होने से शुरू हो जाती थी, या उन्होंने कहा कि 30 दिन की गिनती वहां से शुरू होगी कि अगर आप अच्छे नॉर्मल तरीके से उसको पाकिस्तान भेजेंगे तो जितने दिनों में पाकिस्तान पहुंच सकता है वहां से आगे गिनती शुरू होगी। दोबारा सुन लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान पहुंचने के 30 दिनों के अंदर अंदर। अगर ऐसा कह देते तो 3 साल तक तो आप पहुंचाते ही ना, कि जब पहुंचाएंगे तब 30 दिन शुरू होंगे। उन्होंने कहा उसके नॉर्मल तरीके से अगर भेजा जाए तो जितने अरसे में वो पाकिस्तान पहुंच सकता है वहां से 30 दिन। तो अगर सिंगापुर से पाकिस्तान नॉर्मली 10 दिन लग जाते हैं तो इसका मतलब इस दफा आपके पास 30 नहीं, आपके पास 40 दिन होंगे। अब आप 2 दिन में पहुंचा गए या 25 दिन में ले आए वो आपका मसला है, लेकिन वो जो 30 दिन की गिनती है उसके साथ उतने दिन ऐड कर दिए जाएंगे जितने दिन कॉमनली उसके पाकिस्तान पहुंचने में लग सकते हैं। रजिस्ट्रार अपने पास एक मॉर्गेज एंड चार्जेस का रिकॉर्ड रखेगा और कंपनी अपने पास रजिस्टर रखेगी जिसमें बताएगी कि हमारे कौन कौन से एसेट्स मॉर्गेज या चार्ज हुए हुए हैं। अब चूंकि आपके एसेट किसी और के नाम पे हुए हुए हैं तो फिर मेंबर्स को उसी तरह से आपको एक्सेस देनी होगी। अगर मेंबर देखना चाहे रजिस्टर तो उनके पास ऑप्शन मौजूद है। अगर मेंबर के अलावा कुछ और बंदे देखना चाहें तो वो पैसे देके भी उस रजिस्टर को देख के कंफर्म कर सकते हैं कि इनके मॉर्गेज या चार्ज किस तरह से क्रिएट हुए हुए हैं। क्या ये ओवरऑल थीम समझ आया? तो इतनी सी ही बात है। अब आगे सारे चैप्टर ने जो घुमाई है। भाई एक सवाल पूछना चाह रहे थे, क्या कंपनी के शेयर पे चार्ज क्रिएट हो सकता है? कंपनी की इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। अपने जाती शेयर तो आपकी अपनी इक्विटी है, वो तो उसका कोई ना कोई मालिक होगा। कंपनी अपने शेयर्स की खुद मालिक नहीं होती। अजीब सी बात है, कंपनी के शेयर्स का कोई और मालिक होता है तो वो उसके लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। तो आप इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स रखवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सोचा चलो एक काम करते हैं नए शेयर्स इशू करके इनको सिक्योरिटी के तौर पे दे देते हैं, वो वाला चक्कर नहीं होगा जी। क्या ये कहानी समझ आई? इंग्लिश देखते हैं। हर कंपनी एक रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज चार्जेस रखेगी स्पेसिफाइड मैनर में। बताने का मूड नहीं था उनका उसमें क्या क्या होना चाहिए, स्पेसिफाइड मैनर। रजिस्टर और जो कॉपीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगा। कोई भी मेंबर बगैर पैसे दिए, कोई भी क्रेडिटर बगैर पैसे दिए देख सकता है। यहाँ क्रेडिटर भी आ गया, कोई भी और पर्सन पेमेंट करके भी ये चीज देख सकता है। क्रेडिटर और मेंबर के अलावा भी बाहर के बंदे भी आ सकते हैं। लेवल 1 पेनल्टी होगी अगर आप बात नहीं मानेंगे, और अगेन अगर वो आपको अलाउ नहीं कर रहे तो आप रजिस्ट्रार को शिकायत करेंगे, वो पेनल्टी भी डालेगा और आपको इमीडिएट इंस्पेक्शन करने का भी कह देगा। हर कंपनी अपने रजिस्टर ऑफिस पे जितने भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट कागज हैं जिससे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है या जो सबूत है वो अपने रजिस्टर ऑफिस पे हर कंपनी हर वक्त रखेगी। अब तेजी से इंग्लिश देखते हैं। ये एक लिस्ट है, इसकी तरफ सबसे एंड पे आते हैं। इट इज ड्यूटी ऑफ कंपनी कि वो पर्टिकुलर चार्ज रजिस्टर करे। 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा, और ये जो रजिस्ट्रेशन की अबव प्रोविजन है ये उस कंपनी पे भी एप्लीकेबल है जो एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जो ऑलरेडी मॉर्गेज या चार्ज है। आपने एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिसपे पहले से चार्ज क्रिएट हुआ था, वो भाई साहब इंडिविजुअल थे, उसने रजिस्टर नहीं कराया हुआ था। आप कंपनी है, जैसे खरीदेंगे 30 दिनों के अंदर अंदर आप उसको रजिस्टर करा देंगे। कोई इंटरेस्टेड पर्सन भी अगर चाहे तो मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर करवा सकता है जैसे कि लेंडर, और वो फिर कंपनी से उसके पैसे ले सकता है। हर वो शख्स जो कंपनी से कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसे पता है कि इस पे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट हुआ है। यानी आपने चीख चीख के चला के जगह जगह ऐलान नहीं करने।
दिस वुड बी एज्यूम कि खरीदार को पता होगा जो आपकी चीज खरीद रहा है वो तहकीक करके आ रहा होगा। इसमें लॉ का रूल होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, लेट द बायर बी अवेयर या मुश्तरी होशियारबाज। इन सब का एक ही मतलब है, खरीदार अपनी आंखें खुली रखे। खरीदार को पता होना चाहिए वो जो चीज खरीद रहा है वो अच्छी तरह से तहकीक करे। अगर वो तहकीक नहीं कर रहा तो लॉ उसी के ऊपर चढ़ाई ज्यादा करता है कि तुमने गौर क्यों नहीं किया था, वो तो गलत लोग थे ही, तुम्हें ध्यान करना चाहिए था। तो जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी खरीदेगा ये तसव्वुर किया जाएगा कि उसे पता है मॉर्गेज या चार्ज के बारे में। मॉर्गेज चार्ज अगर मुल्क से बाहर होगा तो 30 डेज का टाइम पीरियड स्टार्ट कब होगा, व्हेन डॉक्यूमेंट शुड रीच पाकिस्तान इफ सेंड विद ड्यू केयर। और अगर इन पाकिस्तान है प्रॉपर्टी बाहर है तो फिर उस मुल्क के अंदर भी उसको रजिस्टर कराने की रिक्वायरमेंट होगी। अब बातें हमने पढ़ी हुई है, सिर्फ उसको इंग्लिश में देख रहे हैं। नॉन रजिस्ट्रेशन से क्या होगा, मॉर्गेज या चार्ज वॉइड हो जाएगा और उसको लिक्विडेटर या कोई क्रेडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अगर कंपनी बंद हो रही है और आप रोते हुए वहां पहुंच जाए, आप कहेंगे एसी मेरा है, ये देखें कागज पे लिखा है, वो कहेंगे रजिस्टर कराया था, आप कहेंगे नहीं, वो कहेंगे जाके वहां नीचे बैठो जहां बाकी सारे बैठे हुए हैं, तो अगर तुम्हारी बारी आ गई तो ठीक है, नहीं तो बस। लेकिन अगर रजिस्टर हुआ होगा तो वो आके धड़ल्ले से कहेगा भाई एसी मेरा, ये मुझे चाहिए। तो रजिस्टर कराना जरूरी है। हाँ, आपने रजिस्टर नहीं कराया तो उससे कॉन्ट्रैक्ट या ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी पे फर्क नहीं पड़ रहा। मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर कराने से तो सिक्योरिटी का राइट आप ले रहे हैं, लेकिन वो जो लोन का कॉन्ट्रैक्ट है वो तो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये नहीं होगा कि मॉर्गेज रजिस्टर नहीं हुआ तो जो है वो आप खुशी से नाच रहे होंगे, चलो जी अब लेंडर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पैसे तो अभी भी देने पड़ेंगे। हाँ, वो जो आपकी सिक्योरिटी बेच सकता था वो राइट उसके हाथ से चला गया। देन इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह अगर कोई हो, किसी जगह आप कोई तब्दीली वगैरह कर रहे हैं तो उसी तरह से वही प्रोसेस को फॉलो करके आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रोविजन है वही इस मॉडिफिकेशन के ऊपर भी उसी तरह से अप्लाई करेंगी, यानी वही 30 दिन। पेमेंट या सेटिस्फेक्शन, जब भी आपने कोई पेमेंट कर दी थोड़ी सी या सेटिस्फेक्शन पूरा लोन पे कर दिया आपने, 30 डेज के अंदर अंदर उसको बताना है। रजिस्ट्रार क्रेडिटर से पूछेगा, उसे कहेगा 14 दिन में बताओ, वो कुछ नहीं कहेगा तो भी वो ओके कर देगा। और अगर वो ऑब्जेक्शन फाइल करेगा तो ये कंपनी को बता देगा कि देखें जी उसने ऑब्जेक्शन फाइल कर दी है, वो उसको एतराज है। अगर रजिस्ट्रार को अपने जाती सोर्सेस से भी पता लग जाए कि प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है या वो मॉर्गेज चार्ज खत्म हो चुका है या ये अरेंजमेंट खत्म हो चुका है, तो वो खुद भी रिकॉर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोन लेते वक्त तो कंपनी बहुत अलर्ट होती है, हर कागज पूरा कर रही होती है। जब लोन वापस हो गया और वो चीज वापस इनके पास आ गई तो वो अक्सर बॉदर ही नहीं करते कि रजिस्ट्रार को भी जाके एंट्री करवा दें। तो अगर रजिस्ट्रार को खुद भी अपने सोर्सेज से पता लग जाए कि ये चीज पे हो गई है तो भी वो अपने पास उसको रिकॉर्ड कर सकता है। अगर कंपनी ये पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन जमा कराने में नाकाम रही है तो उसको पेनल्टी वगैरह अगर वो चार्ज करना चाहें और एडिशनल फी चार्ज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन उनका अपना राइट भी है कि अगर वो एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? एसईसीपी को अप्लाई कर देंगे आप एक स्पेसिफिक तरीके से। एसईसीपी देखेगा, आपने एसईसीपी को साबित करना है कि ओमिशन टू रजिस्टर या ओमिशन और या मिस स्टेटमेंट किसी भी जगह पे एक्सीडेंटल थी, अनजाने में हुई है, हमारा इरादा नहीं था, हम मासूम हैं, हमसे गलती से मिस्टेक हो गई थी। तो जो गलती से मिस्टेक हो गई होगी उसको वो एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगर ये साबित हो जाए कि इससे लोगों का नुकसान वगैरह नहीं हो रहा और सब सही है तो आपको एक्सटेंशन दे देंगे और टर्म्स एंड कंडीशन को ठीक कर देंगे। फिर एसईसीपी की कॉपी आप रजिस्ट्रार को 7 दिन में जमा कराएंगे। लेकिन एक्सटेंशन एट टाइम से कोई राइट जो उससे पीछे वाला था वो मुतासिर नहीं हो रहा होगा। सारी कहानी खत्म हो गई, लेकिन एक रट्टे वाली लिस्ट आपके पास मौजूद है, ये वाली। काश किताब ये कह देती कि जितने भी मॉर्गेजेस या चार्जेस क्रिएट होंगे लाजमी रजिस्टर कराने हैं। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सिर्फ ये चंद मॉर्गेजेस या चार्जेस अगर क्रिएट होंगे तो रजिस्टर कराने हैं। और इसमें दुनिया के सारे एसेट्स डाल दिए। तो इन्हें कह देना चाहिए था कि ऑल मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर कराएं, हमारी जिंदगी आसान हो जाती। तो अब ये लिस्ट याद करनी पड़ेगी। जब भी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर मॉर्गेज चार्ज क्रिएट होगा लाजमी रजिस्टर कराना है। जब भी डिबेंचर्स को इशू करते हुए कोई भी सिक्योरिटी होगी वो भी रजिस्टर लाजमी करानी है। जब भी कंपनी के डेटर्स पे क्रिएट होगा रजिस्टर कराना है। जब भी कंपनी के बिजनेस पे या किसी भी एसेट पे क्रिएट होगा इंक्लूडिंग कंपनी का स्टॉक तो भी। जब भी किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे माल आ रहा होगा, पूरी शिप या पूरा एयरक्राफ्ट या एनी शेयर इन शिप। तो ये भी हो सकता है कि चार्टर पार्टी अरेंजमेंट में पूरी शिप पे ही आपका सामान आ रहा हो। जैसे वो बताया जाता है कि जी कस्टम वालों को एक दफा खबर मिली कि स्मगलिंग हो रही है और बड़ी जबरदस्त स्मगलिंग होने की कोशिश होगी। तो वो एक भाई साहब जो है वो दूसरे मुल्क से पाकिस्तान एंटर हो रहे थे। उन्होंने जनाब उसके ट्रक के अंदर जाके अच्छी तरह से देखा तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा कौन सा सामान है जिसकी स्मगलिंग हो। अगले दिन खबर आई कि इसी तरह से स्मगलिंग हो रही है। वो अगले दिन भी उन्होंने ट्रक की तलाशी ली, पता लगा कुछ भी नहीं, कोई स्मगलिंग वाला माल। बाद में पता लगा ट्रक स्मगल हो रहा है।
वो ट्रक के अंदर सामान देखते रह गए। तो अगेन, तो इसी तरह से शिप या एयरक्राफ्ट, तो पूरा का पूरा शिप या एयरक्राफ्ट पे भी मॉर्गेज चार्ज क्रिएट हो सकता है, और उसकी किसी हिस्से पे भी हो सकता है, कंपनी की गुडविल पे भी हो सकता है, कंपनी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो सॉफ्ट प्रॉपर्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लेक्चर्स, ये हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, हमारे सॉफ्टवेयर वगैरह, कोई एक कंपनी है उसका जबरदस्त किस्म का टूल है, कोई ऐप है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इस पे भी क्रिएट हो सकता है। हर मूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट हो सकता है, छोड़े ही कुछ नहीं। इमूवेबल भी कवर हो गए, मूवेबल भी कवर हो गए, डेटर्स भी कवर हो गए, इन्वेंट्री भी कवर हो गई, हवा में उड़ता हुआ भी कवर हो गया, पानी में आता हुआ भी कवर हो गया, जमीन पे चलता फिरता हुआ भी कवर हो गया। फिर उन्होंने कहा नहीं, कुछ और चीजें भी रहती हैं, रिडीमेबल कैपिटल वाली चीजें कवर नहीं हुई, और ये जो आपके कंडीशनल सेल एग्रीमेंट है, लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, इस तरह की चीजें, तो इनमें से कुछ भी होगा उस पे मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट होगा, तो आपने लाजमी रजिस्टर कराना है। लेकिन चेक वगैरह अगर सिक्योरिटी के तौर पे दिया तो उसे काउंट नहीं करेंगे। अक्सर लोग कई दफा सिक्योरिटी के तौर पे एक चेक दे देते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जमा होना सिक्योरिटी नहीं काउंट होगा और उसको हम रजिस्टर नहीं करा रहे होंगे। तो इस चैप्टर में ये रट्टे वाली चीज है, अगर समझ आ जाए तो चैप्टर का दूसरा पोर्शन बड़े आराम से आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं। और जो पहला पोर्शन है उसमें मेनली रेस्ट्रिक्शंस की बात की और सिक्योरिटी की बात की है। ये 6 और 9, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6, ये दोनों मिला के एक अलग ब्लॉक है, कंपनी लॉ के 3 ब्लॉक्स में से एक है, काफी अहम है, ये रट्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, और वो वाला चैप्टर रट्टा भी और लॉजिक भी, और लॉजिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अहम है। कंपनी लॉ के अंदर जो गिनती के 2-3 ऐसे एरियाज हैं जहां से लॉजिकल सवाल ज्यादा बनते हैं, उनमें से एक चैप्टर नंबर 9 है। डन। कल फ्राइडे है तो हम आधा घंटे लेट शुरू करेंगे, हम 2:15 शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो मैंने पहले सेशन में चैप्टर 4 रखा है जो छोटा चैप्टर है, और दूसरे सेशन में चैप्टर 7 रखा है। तो दोनों दफा जब फ्राइडे आएगी तो हम अपना आधा घंटा आगे कर लेंगे। तो कल 2:15 बजे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है।